तो आज हम लोग ITR 2 के बारे में डिटेल में आज कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखने वाले हैं। कैपिटल गेन का प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग कैपिटल गेन की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप आप लोग ये यूटिलिटी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आपको अगर यूटिलिटी नजर आ रही है तो प्लीज टाइप यस। ओके, यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हम इसको करते हैं फाइल रिटर्न, इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा, कंटिन्यू। उसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं पैन नंबर, उसके बाद हम लोग करते हैं प्रोसीड, यस, अटैच फाइल। ये प्रोसेस हो गई। ओके, इंपोर्ट कर लिया हमने फाइल। अब हमें यहाँ से करना है फाइल रिटर्न। ये सारा प्रोसेस आपको पता है, राइट? हमने पहले वाली रिटर्न्स में किया था। हमने ऑलरेडी ये वाला प्रोसीजर देख चुके हैं हम लोग। तो आई डोंट थिंक कि आपको ये दोबारा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सी ITR फाइल करनी है, ITR 2। हम लोग करते हैं प्रोसीड विद ITR 2। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको करते हैं कंटिन्यू। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं कि कौन सा शेड्यूल हमें मतलब हमें हमारे से रिलेटेड है। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं, वो शेड्यूल हम लोग सिलेक्ट नहीं करते। हम लोग कैपिटल गेन, शेड्यूल कैपिटल गेन सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ओके, ये सारे शेड्यूल में सिलेक्टेड रहने देता हूँ, अदर सोर्सेज भी ले लेते हैं। शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन इनकम, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। स्पेशल इनकम भी छोड़ देते हैं अभी। एग्जाम्प्ट इनकम ये अभी छोड़ देते हैं। ओके, पास थ्रू इनकम पे टिक कर लेते हैं। फॉरेन सोर्स इनकम, इसको भी अभी अनटिक छोड़ देते हैं हम लोग। टैक्स रिलीफ DTAA ये अभी हम लोग छोड़ देते हैं, राइट? ये हम लोग अभी कंसीडर नहीं कर रहे। ओके, तो ये वाले शेड्यूल्स हम ले लेते हैं। कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज मेनली हमें यहाँ पर जानना है, वो करना है। सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर, इसको स्किप तक क्वेश्चंस कर देते हैं। ओके, इसके बाद ये आ गया हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता है हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन में अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह फिल करते हैं, तो इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आप इसको कंफर्म करके देखते हैं एक बार, अभी छोड़ देते हैं, इसमें टाइम लग जाएगा। ओके, लेट्स गो बैक। हम लोग यहाँ पर चलते हैं शेड्यूल कैपिटल गेन में। शेड्यूल कैपिटल गेन पे हमने क्लिक किया, और जब हम लोग कैपिटल गेन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे से बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको आपकी कौन सी कैपिटल एसेट, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ तो किस टाइप के एसेट पे आपको कैपिटल गेन हुआ, यानी कि लैंड और बिल्डिंग आपने सेल की। ओके, अच्छा, ये जो चीजें हैं ये मैं आपको इसका एक प्रॉपर चार्ट दे दूंगा, ताकि आप लोगों को ये बाद में समझने में दिक्कत ना आए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सारी चीजें, ये है क्या। ओके, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, राइट? यानी कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की, लैंड की, बिल्डिंग की, या फिर दोनों सेल की, ट्रांसफर की, उससे होने वाले गेन को आप यहाँ पर लोगे। इस पर आप टिक कर दोगे तो उसी से रिलेटेड आपको डिटेल्स दिखाएगा, राइट? उसके बाद है इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, राइट? इक्विटी शेयर क्या होता है आप लोगों को पता है। किसी कंपनी के शेयर आपने परचेज कर लिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर, राइट? यानी कि अगर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर आपने परचेज किए हुए हैं, उसकी सेल पर आपको गेन हुआ। अब ये एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, यहाँ पर देखते जाइएगा। नोटबुक में नोट नहीं करना, मतलब आपको यहाँ पर नोट करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। अभी आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। आई विल बी गिविंग यू द नोट्स, राइट? मैं आपको प्रॉपर चार्ट फॉर्म में नोट दे दूंगा, सो यू डोंट नीड टू राइट डाउन इट राइट नाउ। अभी मत नोट कीजिए, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। फोकस हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए किस आपको कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल एसेट कौन सी है आपकी, इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, राइट? अच्छा, आप में से कितने लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता है? प्लीज टाइप आई इन द कमेंट बॉक्स।
नहीं पता तो प्लीज टाइप नो, प्लीज टाइप नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मैं आपको बता दूं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। देखो, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आप डायरेक्टली शेयर्स परचेज कर सकते हो, है ना? प्लीज टेल मी, है ना? अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, आप डायरेक्टली शेयर परचेज कर सकते हो। ओके, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, है ना? यानी कि आप इन्वेस्टर हो। ओके, आप इन्वेस्टर हो, आप किस में इन्वेस्ट करोगे? म्यूचुअल फंड में। दिस इज म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड आगे किस में इन्वेस्ट करता है? शेयर्स में, राइट? अभी म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड्स आर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बोलते हैं इनको, राइट? यानी कि आपसे पैसा लेते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है, शेयर्स के ऊपर जो भी रिटर्न मिलता है वो आप तक पहुंचाते हैं, राइट? उसके बदले में इनकी कुछ कमीशन होती है, कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, एलोकेशन फंड, एलोकेशन चार्जेस वगैरह होते हैं, राइट? तो म्यूचुअल फंड आप परचेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से, जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड है, राइट? अगर आप रिलायंस म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हो तो आप रिलायंस के शेयर नहीं परचेज कर रहे, राइट? आप क्या परचेज कर रहे हो? आप क्या परचेज कर रहे हो? रिलायंस के यूनिट्स परचेज कर रहे हो, रिलायंस म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स परचेज कर रहे हो, राइट? यूनिट्स। और ये जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया भर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एक टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। मतलब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, सेल परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उससे मिलने वाले प्रॉफिट को आपके पास ट्रांसफर करते रहते हैं, बीच में कमीशन होती है इनकी, एलोकेशन चार्ज वगैरह होते हैं। और म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। मतलब शेयर मार्केट जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट? लेकिन अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो आपको नहीं पता, आप बहुत ज्यादा भी नुकसान कर सकते हो। लेकिन ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, ये आपको ज्यादा नुकसान नहीं होने देते। ये मतलब उसको फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी कोई शेयर खरीदा, बेचा, दूसरी कंपनी का खरीद लिया, राइट? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। यहाँ पर अगर आप यूनिट्स खरीद रहे हो, यूनिट्स खरीदने का मतलब ये है कि आप किसी एक कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहे, एक यूनिट में कई सारी कंपनीज के शेयर हो जाते हैं, प्रो रेटा बेस। क्लियर है आपको? मतलब मान लो आप 100 रुपए का एक यूनिट है, 100 रुपए का एक यूनिट है, आपने म्यूचुअल फंड का एक यूनिट 100 रुपए का खरीदा। अब मान लो आपने म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपके पास म्यूचुअल फंड के कितने यूनिट्स आ गए? 10 यूनिट्स। अभी 100 रुपए में उन्होंने कितनी जगह इन्वेस्ट किया वो आपको नहीं पता, कौन कौन से शेयर्स, कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो आपको नहीं पता, राइट? आपको तो बस इस यूनिट से मतलब है, कोई भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा इन कंपनीज को, इस यूनिट की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर बढ़ गई तो समझ लो प्रॉफिट है, अगर कम होगी तो क्या होगा? लॉस। यस, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। अब देखो होता क्या है, आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो परचेज करते हो, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, मान लो आपने 100 रुपए का एक यूनिट परचेज किया। अब 100 रुपए का यूनिट इन्होंने अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट? इन कंपनीज के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो इस यूनिट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट? मान लो इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाती है 150 रुपए, आपने जब खरीदा था 100 रुपए में खरीदा था, एक साल के अंदर अंदर मान लो 6 महीने के अंदर अंदर इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाती है 150 रुपए। अब 150 रुपए के हिसाब से आप सेल करोगे, मान लो आपने 1000 रुपए के यूनिट्स खरीदे थे, 100 रुपए का एक यूनिट है तो 10 यूनिट आपको मिले, राइट? अब 150 रुपए का एक यूनिट हो गया तो 10 यूनिट आपके पास है, आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 1500 रुपए का आपने सेल कर दिया। खरीदा कितने का था? 1000 रुपए का। तो 500 रुपए क्या हो गया आपको? प्रॉफिट। क्या हो गया? कैपिटल गेन। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, ओके। शेयर्स का तो आपको पता ही है, आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो, मान लो एक शेयर आपने खरीदा 100 रुपए का, उसकी वैल्यू बढ़ गई, आपने बढ़ी हुई वैल्यू पे सेल कर दिया, तो जितने का भी आपने सेल किया उसमें से जितने का परचेज किया था वो माइनस कर दो। अच्छा,
जिस वैल्यू पे आप सेल करते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल गेन के हिसाब से? प्लीज टेल मी। कैपिटल गेन के हिसाब से जिस वैल्यू पे आप सेल करेंगे उसको क्या बोलेंगे? मैंने आपको बताया था, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन के अंदर हमने किया था ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन, राइट। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ परचेज, है ना? कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, अब कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी? मान लो 100 रुपए का एक शेयर है, आपने 2 रुपए इसके ऊपर कमीशन दे दी, राइट। और आपके और भी खर्चे हो गए, ट्रांसफर एक्सपेंसेस इसमें भी होते हैं, ब्रोकरेज होती है। कमीशन की जगह उसको क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट में जब परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज बोलते हैं उसको, ब्रोकरेज। ब्रोकर को ब्रोकरेज देना, या फिर इसके ऊपर बताता हूँ, एसटीटी बताता हूँ। इसके अलावा आप एसटीटी भी पे करते हो, इसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। एसटीटी क्या होता है? जो आप जब भी शेयर ट्रेड करते हो, शेयर में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स को नहीं पे करना पड़ता, सेबी को पे करना पड़ता है। सेबी, सेबी मतलब हेयर कट टैक्स। हेयर कट टैक्स पहली बार सुना मैंने। सेबी जानते हैं आप क्या होता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सुना है आपने सेबी के बारे में? शेयर मार्केट पे लगता है, ओके। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेबी, राइट। तो सेबी जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी आप किसी सिक्योरिटी में डील करते हो, सिक्योरिटी मतलब, सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज क्या होती है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। यस, आफ्टर, ओके। हर्षद मेहता सेबी बनाए, ऑलराइट। तो हर्षद मेहता वाली सबने देखी है मूवी, ओके। तो ये आपके क्या होते हैं? सिक्योरिटीज होती है, राइट। अगर इनकी ट्रांजैक्शन होती है स्टॉक मार्केट में, या फिर अगर किसी भी तरीके की सिक्योरिटी में डील होता है, ट्रांजैक्शन सेल परचेज होती है उनकी, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है सेबी को, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने आपको बताया कि या तो आपने इक्विटी शेयर खरीदे, बेचे, है ना, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ। आपने यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसमें एक और चीज लिखी हुई है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ना अभी आने वाले सेशंस में, हो सकता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, यूट्यूब पर डालूं, या फिर मैं आप लोगों को वैसे ही सेशन आप उसके ऊपर हम लोग रखें, डिडक्शंस के ऊपर। तो उसके अंदर हम लोग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये होता क्या है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हो तो वो कहाँ इन्वेस्ट करता है? शेयर्स में, है ना, शेयर्स में। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? एनी आइडिया? कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एनएससी एंड बीएससी नहीं, या एक होते हैं इक्विटी शेयर और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। बचपन में बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, है ना, ओके। मिड स्मॉल लार्ज नहीं होते, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ओके। शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, कंपनीज की बात नहीं कर रहा, ओके। अब देखो, और कौन से? म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता, वो बाकी सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करता है, बाकी सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड, राइट। सो सिंपल है,
इसमें क्या मतलब हुआ, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हुआ, वो म्यूचुअल फंड जो सिर्फ इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, ऐसा म्यूचुअल फंड आपने परचेज किया जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, राइट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब आपने या तो इक्विटी शेयर खरीदे या फिर यूनिट्स खरीदे म्यूचुअल फंड के, उस म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, राइट। और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अभी बिजनेस ट्रस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो बिजनेस ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इक्विटी शेयर मतलब एक बार और बता दीजिए, ओके। अच्छा, आपको प्रेफरेंस शेयर पता है, इक्विटी शेयर तो आप पूछ रहे हैं, क्या आप लोग जानते हैं व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? किसी को हिंदी हिंदी मतलब पता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इक्विटी को? कमोडिटी नहीं होता, व्हाट इज कमोडिटी? समया, ओके, समया नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, नॉट इक्विटी। मतलब इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। पूर्वाधिकार तो प्रेफरेंस होता है। सम मूल्य, समता, ओके, ग्रेट, यू पीपल आर ग्रेट इन हिंदी। प्रतिभूति, ओके। देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी शेयर्स इशू करती है, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस, राइट। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी ज्यादातर इक्विटी शेयर इशू करती है, ओके। और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, देखो कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा, कंपनी क्या देती है, कंपनी प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, है ना, डिविडेंड बोलते हैं। इक्विटी शेयर वालों को, देखो प्रेफरेंस शेयर वालों को ये बेनिफिट होता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलेगा, राइट। और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। लेकिन आपको पता है कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है, कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है वो किससे पूछ के लेती है, प्लीज टेल मी। डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, लेकिन क्या डायरेक्टर डिसीजन ले सकते हैं, क्या डायरेक्टर्स कंपनी के डिसीजन ले सकते हैं? कंपनी के डिसीजन डायरेक्टर नहीं ले सकते, ओके। इसके लिए डायरेक्टर्स को पूछना पड़ता है किससे, शेयर होल्डर से, राइट। कौन से शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से। मतलब जब भी कोई डिसीजन लेना होता है उसके लिए वोटिंग होती है, वोटिंग, राइट। कंपनीज की मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स को, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है ना, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग्स बोलते हैं, राइट। और एक ऐसी मीटिंग होती है जो साल में एक बार होती ही होती है, शेयर होल्डर्स की साल में एक बार करानी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम, राइट। तो इक्विटी शेयर के पास वोटिंग पावर होती है, जब जनरल मीटिंग होती है तो उसमें वोटिंग पावर होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होती। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड यूनिट सेल पर कैपिटल गेन या ओनली इक्विटी बेस्ड होता है। म्यूचुअल फंड पे भी क्या ये लिखा तो है आपके सामने, सेकंड पॉइंट में ये तो लिखा हुआ है कि अगर म्यूचुअल फंड की यूनिट आप सेल करते हो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन होगा, होगा तभी तो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। इज दैट क्लियर? ओके, सो इक्विटी शेयर का मतलब कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, ओके, शेयर कैपिटल, ओके। अब मैं आपको बता रहा था बिजनेस ट्रस्ट के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बिजनेस ट्रस्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, राइट। एक होता है हमारा रियल एस्टेट, इसको बोलते हैं हम लोग REIT, राइट, REIT। REIT का मतलब क्या होता है, रियल एस्टेट, ये नोट कर सकते हैं आप, वैसे मैं आपको इसके नोट्स दूंगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ओके। और एक और टाइप का होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ओके।
IIT बोलते हैं उसको, यानी कि इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप इन्वेस्टर हो, राइट, यू आर इन्वेस्टर। आप अभी मैंने आपको बताया आप इन्वेस्टर हो, आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, ओके। आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में, ओके। इसी टाइप से आप मान लो आप इन्वेस्टर हो, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में, राइट। और आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं है कि प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए, किस प्रॉपर्टी से आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा, किस प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिल सकता है, राइट। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप बिजनेस ट्रस्ट के पास जा सकते हो। बिजनेस ट्रस्ट एक कॉन्सेप्ट था जो इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ टाइम पहले, राइट। अगर आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं है, आपको रियल एस्टेट की नॉलेज नहीं है, और कुछ ऐसे बिजनेस ट्रस्ट भी होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा स्पेंड करते हैं, मतलब आपसे पैसा लेके इन्वेस्ट यहाँ कर देते हैं। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है, कितने लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अगर वॉइस क्लियर है तो प्लीज टाइप वॉइस इज ओके इन द कमेंट बॉक्स। ओके है, टोटल क्लियर। नितिन प्लीज चेक योर सिस्टम। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा था आपको रियल एस्टेट की नॉलेज नहीं है, राइट, और आपको ये नहीं पता कि आपको कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदने हैं, कौन सी किस टाइप की प्रॉपर्टी में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है तो रियल एस्टेट से आपको कौन कौन सी इनकम आ सकती है? रियल एस्टेट से आपको कौन कौन सी इनकम आ सकती है? प्लीज टेल मी। रेंटल इनकम है ना, रेंटल इनकम आ सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है आपको? कैपिटल गेन इनकम हो सकती है। यस और नो, प्लीज टेल मी, है ना। रेंटल इनकम भी हो सकता है और कैपिटल गेन इनकम भी हो सकती है, राइट। अभी जो रेंटल इनकम है कौन से हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? रेंटल इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी में होनी चाहिए ना, हाउस प्रॉपर्टी में, अदर्स में नहीं होगी, हाउस प्रॉपर्टी में होगी, राइट। और कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, है कि नहीं? अब एक बात सोचो, ये इन्वेस्टर है, इसने बिजनेस ट्रस्ट को पैसा दिया, और बिजनेस ट्रस्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। अब इसके ऊपर जो बेनिफिट होंगे, यानी कि रेंटल इनकम होगी या कैपिटल गेन होगी, अगर ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी का तो सेल करेंगे, सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, या फिर इसके ऊपर रेंटल इनकम होगी, इनको होगी कि नहीं होगी? प्लीज टेल मी, होगी ना? ओके, तो ये जो रेंटल इनकम है ये किसको देने चाहिए इनको? ये जो रेंटल इनकम होगी इन्वेस्टर को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जैसे म्यूचुअल फंड देते थे, शेयर्स के ऊपर शेयर ट्रेडिंग पे जो भी बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड किसको ट्रांसफर करते थे? इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर भी जो रियल एस्टेट की, मतलब इस प्रॉपर्टी पे जो भी बेनिफिट होगा, जो भी रेंटल इनकम आएगी, या जो भी उसका सेल परचेज से जो भी वैल्यू मिलेगी, उसको किसको देना चाहिए? इन्वेस्टर को देना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें देखो हो क्या रहा है, इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो इसको दे रहा है, और उसके बाद ये इनकम इनके पास आ रही है और ये इनकम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो इनकम हो रही है, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन इनकम, इसको हम लोग बोलते हैं पास थ्रू इनकम, पास थ्रू इनकम, राइट। दिस इज कॉल्ड पास थ्रू इनकम। क्लियर है आपको? इज दैट क्लियर? मैंने आपको पास थ्रू इनकम का कॉन्सेप्ट बता दिया यहाँ पर, ओके। और ये पास थ्रू इनकम ना हम लोग दो जगह पढ़ेंगे, दो जगह हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए। कैपिटल गेन जब हम लोग देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा? पास थ्रू इनकम, राइट। कैपिटल गेन में भी पास थ्रू इनकम होगा, और हाउस प्रॉपर्टी में भी क्या होगा? पास थ्रू इनकम होगा, राइट। और ये जो पास थ्रू इनकम होती है नॉर्मल इनकम की तरह ही ट्रीट होती है, जैसे बाकी इनकम होती है वैसी हमारी ये भी इनकम होती है, ओके।
अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट क्लियर है विनोद? प्लीज टेल मी, बिजनेस ट्रस्ट क्लियर है? उसके बाद मैं पास थ्रू इनकम दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? पीटीआई। दिस इज कॉल्ड पीटीआई। बिजनेस ट्रस्ट इज नॉट क्लियर? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज है? आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे? यस और नो? अगर आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे खुद, है ना? अगर आपको नॉलेज नहीं है, यू आर इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हो, आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेना चाहते हो, किसी एक्सपर्ट से, आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए जो आपकी हेल्प कर दे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में, राइट? तो आप एक इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट को पैसा देते हो और वो आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है, रियल एस्टेट में, राइट? अब इसके ऊपर क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का क्या क्या बेनिफिट है? बिल्डर नहीं है यहाँ पर, दिस इज नॉट ए बिल्डर। ये जो एक्सपर्ट है वो बिल्डर नहीं है, ओके? ये कौन है एक्सपर्ट? ये है बिजनेस ट्रस्ट। दिस इज ए बिजनेस ट्रस्ट, ओके? इसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस ट्रस्ट, नॉट बिल्डर, राइट? ये तो रेगुलेटेड होते हैं, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, आरबीआई रेगुलेट करता है इनको, ओके? इट्स लाइक म्यूचुअल फंड आप बोल सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, ये कहाँ इन्वेस्ट करता है? प्रॉपर्टी में। अच्छा, रियल एस्टेट से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? एक तो आपको रेंटल इनकम मिल सकती है, किराया मिल सकता है ना? और दूसरा क्या मिल सकता है आपको? कैपिटल गेन मिल सकता है। अगर इस रियल एस्टेट, इस प्रॉपर्टी को सेल किया जाए तो उससे होने वाला जो गेन होगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन, है ना? तो अब आपने इस एक्सपर्ट को पैसा दिया, इसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर रेंटल इनकम आई या कैपिटल गेन इनकम हुई, तो ये इनकम तो आपकी है ना, पैसा आपका लगा हुआ है, तो ये जो इनकम हुई ये आपको मिल जाएगी, राइट? ये इनकम आपको मिल जाएगी, और जब ये इनकम आपको मिलेगी तो इस इनकम को बोलेंगे पीटीआई, राइट? अब क्लियर है विनोद? इज दैट क्लियर? क्लियर है तो प्लीज टाइप सीएल इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो मैंने आपको बिजनेस ट्रस्ट के बारे में बताया, राइट? व्हाट इज बिजनेस ट्रस्ट? जैसे ये बिजनेस ट्रस्ट है, जैसे म्यूचुअल फंड की आप यूनिट परचेज करते हो, वैसे बिजनेस ट्रस्ट की भी यूनिट परचेज कर सकते हो, राइट? और इसके ऊपर भी क्या लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में नहीं भी ट्रेड कर रहे तो भी इसके ऊपर सिक्योरिटी एस, क्योंकि ये जो यूनिट्स होती है ना, चाहे वो इक्विटी शेयर आप खरीदो, चाहे म्यूचुअल फंड खरीदो, ये सारी की सारी क्या होती है? सिक्योरिटीज होती है। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट भी क्या होती है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होती है, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, विच इज लेवाइड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? ओके, और इसमें देखिए लिखा हुआ अंडर सेक्शन, ये सेक्शन आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसका चार्ट दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ सेक्शन 111A, 111A और 115AD, इन दोनों का मतलब है कि आपको सिक्योरिटी, आपको हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट? ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लगा लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? प्लीज टेल मी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या है? कितने टाइम में आपने एसेट सेल कर दी? प्लीज टेल मी। 1 ईयर में, राइट? क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज है ना? या विद इन 1 ईयर, राइट? यहाँ पर कितना कितना पीरियड होगा? यहाँ पर कितना पीरियड होगा? 3 इयर्स, राइट? ओके, अब देखिए मैंने आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, अब देखिए आपको रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेंगे, राइट? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ के देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में भी सेम ये चीज लिखी हुई है, बस सेक्शन चेंज है। सेक्शन चेंज कैसे? देखो क्या लिखा है? इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट on which STT is paid under section 112A। 112A का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट? तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या है?
कितने टाइम में आपने सेल किया? आफ्टर 1 ईयर, राइट। ये क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर। ओके, ऊपर वाला लाइन सेम है, सिर्फ सेक्शन चेंज हो गया, 112A। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स अदर देन कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, राइट। उनको छोड़कर, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट इशू करती है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, इनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, इसको कैपिटल गेन नहीं माना जाता। उसके अलावा जो और बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, राइट, इंडेक्स बॉन्ड को छोड़ के, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई और बॉन्ड इशू करती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, राइट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई और बॉन्ड इशू करती है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड के अलावा। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। क्लियर है पूजा? कैपिटल इंडेक्स का मतलब यही होता है। इंडेक्स मतलब हमने इंडेक्सेशन किया था ना, ओके। तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, ओके। इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसके ऊपर वैल्यू इसकी बढ़ती है या कम होती है एज पर द इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से होता है तो इसमें प्रॉफिट तो होता ही नहीं है कभी भी। कभी भी कैपिटल गेन होगा ही नहीं, चाहे आप इसको लॉन्ग टर्म के बाद बेचो या शॉर्ट टर्म के बाद। जितना इंडेक्स वैल्यू है उसी के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है। देयर विल बी जीरो प्रॉफिट, जीरो कैपिटल गेन, ओके। तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उनके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स पे करना पड़ता है आपको। फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन ए यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम सेल ऑफ listed securities, okay, where proviso under section 1121 is applicable, and 2 लिखा हुआ GDR of an Indian company referred in section 115 ACA, right। इसका मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा हुआ लिस्टेड सिक्योरिटीज, फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। यहां पर क्या लिखा हुआ था? इक्विटी शेयर, है ना। यानी कि इक्विटी शेयर को छोड़ दो, यहां पर किस चीज की बात हो रही है? लिस्टेड सिक्योरिटीज की। लिस्टेड का मतलब क्या होता है? मतलब वो सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब क्या होता है? अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर को लिस्ट करवाया हुआ किस पर? बीएससी पर या एनएससी पर। बीएससी क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। अगर किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी, चाहे वो शेयर हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, कुछ भी है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इफ इट इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टेड सिक्योरिटीज, राइट। तो अच्छा, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, देखो इसमें कहीं लिखा हुआ है लिस्टेड होनी चाहिए, कहीं लिखा है? प्लीज टेल मी। नहीं लिखा हुआ ना, तो यहाँ इसका मतलब क्या है? अनलिस्टेड, है ना। इसका मतलब क्या? अनलिस्टेड। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ? लिस्टेड सिक्योरिटी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपने सेल परचेज की, ओके। अदर देन ए यूनिट, अदर देन ए यूनिट मतलब यूनिट से म्यूचुअल फंड नहीं लेना इसके अंदर, राइट। म्यूचुअल फंड नहीं लेना, लेकिन लिस्टेड सिक्योरिटीज बाकी सारी लेनी है, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, जो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ओके। इसके अलावा लिखा हुआ जीरो कूपन बॉन्ड्स। अच्छा, बॉन्ड्स जो होते हैं, आप बताओ, मैंने 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे गवर्नमेंट से, मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? प्लीज टेल मी, मुझे इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट? यस, इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड के ऊपर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट, राइट। और यहां पर कूपन का मतलब इंटरेस्ट ही है, कूपन का मतलब है इंटरेस्ट। और जीरो कूपन लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ जीरो कूपन का मतलब क्या हुआ? जीरो इंटरेस्ट। आप किसी ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा? प्लीज टेल मी, जिसका नाम ही जीरो कूपन, क्या आप ऐसे किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहोगे? नहीं ना। लेकिन अगर मान लो ये 100 रुपए का बॉन्ड है,
और मैंने आपको दे दिया 90 रुपए में, राइट। मैंने आपको 90 रुपए में दे दिया, 100 रुपए का बॉन्ड है, मैंने आपको 90 रुपए में दे दिया, और मैंने आपको बोला कि आप कभी भी मुझे इसको वापस करोगे मैं आपको 100 रुपए ही दूंगा। 1 साल के बाद आप मुझे कभी भी वापस कर दो, जब भी वो वापस करोगे मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो फायदा है आपको ये कि नहीं है, प्लीज टेल मी। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद मुझे 110 रुपए मिलने हैं, राइट। मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 1 साल के बाद मुझे 110 रुपए मिलने हैं, या फिर मैंने 90 रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे 1 साल के बाद 100 रुपए मिलने हैं। दोनों में बेनिफिट किसमें है, प्लीज टेल मी। दोनों में बेनिफिट किसमें है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? फायदा किसमें है, फायदे का सौदा कौन सा है? क्या बात है, सबको पता है। ऑप्शन 2 में बेनिफिट है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तब जाके आपको 110 मिल रहे हैं, है ना। यानी कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको प्रॉफिट तो 10 रुपए ही हो रहा है ना। यहाँ पर भी प्रॉफिट 10 रुपए हो रहा है और यहाँ पर भी प्रॉफिट 10 रुपए हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर 100 रुपए लगाने पर आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पर 90 रुपए लगाने पर आपको 10 रुपए मिल रहे हैं। किसमें फायदा है? अभी किसी ने बोला था कि 100 फर्स्ट ऑप्शन में बेनिफिट है। समझ में आ गया आपको, प्लीज टेल मी, समझ में आ गया? तो इसमें लिखा हुआ लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड where proviso under section 112 is applicable, राइट। 112 एप्लीकेबल मतलब ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये कौन सा है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पूजा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 90,000 रुपए, आप अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताना, 1 लाख रुपए कहीं ब्याज पर दोगे, 1 लाख रुपए ब्याज पर दोगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 10% ब्याज है, कितना ब्याज मिलेगा? 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा आपको? 10,000। ओके, अगर 90,000 दोगे तो कितना ब्याज मिलेगा? 90,000 दोगे 10% के हिसाब से कितना मिलेगा? 9,000। ओके, अब आप ये सोचो कि आपको, आप अभी मुझे बोल रहे थे कि आपको 10 रुपए का ही बेनिफिट हो रहा है। आपने मुझे बोला ना कि आपको 10 रुपए का ही बेनिफिट हो रहा है, राइट। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि अगर यही 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10,000 रुपए मिलते, राइट। लेकिन यहाँ आपको 90,000 रुपए इन्वेस्ट करने पे ही 10,000 रुपए मिल रहे हैं। सोचो 90,000 रुपए पे, यानी आपको खर्चा कितना करना पड़ रहा है? 9,000 रुपए का। 9,000 रुपए छोड़ रहे हो, मान लो आपको यहाँ पर 90,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर, 90,000 इन्वेस्ट करने पर 9,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? 90,000 रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको 10,000 रुपए मिल रहा है। 1,000 रुपए का बेनिफिट है कि नहीं है? ओके, इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, यहाँ पर लिखा है इक्विटी शेयर इन कंपनी, कौन सा वाला पॉइंट था? लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड वेयर प्रोविजो, प्रोविजो अंडर सेक्शन 1122(1) लिखा हुआ, इसका मतलब है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, राइट। जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यहाँ पर लिखा हुआ जीडीआर। अभी जीडीआर भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहे हैं मुझे, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, राइट। लेकिन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट लेट मी टेल यू व्हाट इज जीडीआर। जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, राइट। अब मान लो एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो अपने शेयर्स को इंडिया के बाहर ऑफ इशू करना चाहती है। इंडिया में इशू करेगी तो एज ए शेयर इशू कर देगी, राइट। लेकिन अगर वो इंडिया के बाहर इशू करना चाहती है तो उसको जीडीआर लाना पड़ेगा। जीडीआर इसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, राइट। यानी कि ये है तो शेयर ही,
मान लो 1 लाख रुपए के शेयर कोई खरीदता है, राइट। अब इस केस में क्या होता है, देखो ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होते हैं ना, ये बैंक्स के थ्रू इश्यू होते हैं। यानी इंडियन कंपनी जो है वो बैंक को देती है अपने शेयर्स, बैंक को देती है अपने शेयर, और ये बैंक क्या करता है, इंडिया के बाहर, जैसे मान लो यूएसए, यूएसए में इंडियन कंपनी के जीडीआर इशू कर देता है। ये बैंक है, ओके, देयर इज ए बैंक, आपने बैंक को क्या दिया, शेयर्स दिए, बैंक ने शेयर्स तो अपने पास रख लिए, और यूएसए में क्या इशू कर दिया, जीडीआर इशू कर दिया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर दिया, राइट। और इसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शेयर तो बैंक के पास है, राइट, लेकिन बैंक यूएसए में क्या इशू कर रहा है, रिसिप्ट इशू कर रहा है उस बैंक, उस शेयर्स के बदले में, ओके, शेयर्स के बदले में। नहीं, बैंक इंडिया का होगा, इंडियन बैंक होगा, ओके, दिस विल बी एन इंडियन बैंक, क्योंकि इंडियन बैंक ही तो आपको पैसा देगा ना आपके शेयर्स के बदले में, नॉट लाइक आरबीआई और बैंक्स जो है उन, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, राइट, ओके। अच्छा, जीडीआर परचेज कौन करेगा, हु विल बाय द जीडीआर, कौन परचेज करेगा जीडीआर, फॉरेनर, यानी कि इंडिया के बाहर से कोई परचेज करेगा, लेकिन टैक्स तो उसको इंडिया में पे करना पड़ेगा ना, टैक्स तो उसको इंडिया में पे करना पड़ेगा कि नहीं, प्लीज टेल मी, इंडियन कंपनी के हैं शेयर्स, तो टैक्स तो उसको इंडिया में पे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बेनिफिट उसी को हो रहा है, इंडिया में, इंडिया से बेनिफिट हो रहा है, तो इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा ना। सो दिस इज रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट, मतलब जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ओके, दिस इज रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट। उसके बाद देखो क्या लिखा, फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी टू बी कंप्यूटेड विद फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट। अभी फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट क्या होता है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मान लो इंडिया के बाहर से किसी ने, आउट ऑफ कंट्री कैसे हुआ प्रॉफिट, देखो दो टाइप की इनकम होती है, एक होती है इंडियन इनकम और एक होती है फॉरेन इनकम, राइट। इंडियन इनकम क्या होती है, अगर सोर्स ऑफ इनकम, इफ सोर्स ऑफ इनकम इज लोकेटेड इन इंडिया, इफ सोर्स ऑफ इनकम इज लोकेटेड इन इंडिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। सोर्स ऑफ इनकम चार होते हैं, चार सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, एक एक होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीएटीएस, बैट्स, बी का मतलब बिजनेस, ओके, ए का मतलब एसेट, ओके, टी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट, ओके, और एस का मतलब होता है सर्विसेज, ओके। यानी कि अगर आपका बिजनेस इंडिया में है तो इंडियन इनकम है, अगर आपकी एसेट, मान लो आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, आप इंडिया के बाहर रहते हो, आपने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी को इंडिया में रेंट पे दिया हुआ है, तो उस एसेट से मिलने वाला रेंट क्या होगा, इंडियन इनकम, क्योंकि प्रॉपर्टी कहां पर लोकेटेड है, इंडिया में। ट्रांसफर ऑफ एसेट मतलब इंडिया में आपको कोई मकान है, उस मकान को आपने बेच दिया, तो आपको इंडियन जो इनकम होगी वो इंडियन इनकम होगी कि नहीं होगी, प्लीज टेल मी। अब ये एसेट आपकी शेयर इन ए कंपनी भी तो हो सकता है, यही एसेट आपकी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी भी तो हो सकता है, शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, इसके ऊपर भी आपको क्या होगा, कैपिटल गेन, राइट। तो ये जो आपको कैपिटल गेन होगा, ये जो आपको कैपिटल गेन होगा, उसी कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन इंडियन इनकम, इंडियन इनकम पे हमेशा आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इन इंडिया। अब एक बात सोचो कि यही सब चीजें अगर इंडिया के बाहर होती, इंडिया के बाहर आप बिजनेस कर रहे होते, आपकी एसेट होती, ट्रांसफर ऑफ एसेट करते, इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी ली, उसको सेल कर दिया आपने, या फिर आपकी जो सर्विसेज है वो इंडिया के बाहर आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर इंडिया के बाहर आपको प्रॉफिट होता तो आप इंडिया के बाहर टैक्स देते कि नहीं देते, प्लीज टेल मी।
बिल्कुल। एचएसबीसी भी ना, देखो होता क्या है, एचएसबीसी इंडिया है, अगर एचएसबीसी इंडिया, अब कोई फॉरेन कंपनी भी तो इंडिया में आके इंडियन कंपनी खोल सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना है? हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना है आपने? अब हिंदुस्तान लीवर इंडियन कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है? प्लीज टेल मी। इट्स फॉरेन कंपनी है ना? ओके, लेकिन हिंदुस्तान लीवर जो है ना, हिंदुस्तान लीवर, इसने इंडिया में इंडियन कंपनी स्टैब्लिश की हुई है, इंडिया में इंडियन कंपनी बनाई हुई है, राइट। तो अब इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी को तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट, आई होप ये क्लियर है आपको। आप लोग वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं, बट दिस इज क्लियर, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है सारी चीजें। ओके, मैंने आपको बैट्स एक्सप्लेन कर दिया, BATS, है ना? ओके, सो नेक्स्ट इज from sale of share or debentures of an Indian company to be computed with foreign exchange। foreign exchange adjustment का मतलब क्या होता है? अब इंडिया के बाहर से कोई इंडियन कंपनी, मान लो यूएसए से कोई इंडियन कंपनी के शेयर खरीदता है, इंडियन कंपनी के शेयर परचेज करता है वो, राइट। यूएसए के बाहर से कोई इंडियन कंपनी के शेयर परचेज करता है, ओके। अब उसने शेयर परचेज किए यहाँ पर इंडियन कंपनी के, राइट। किस में परचेज करेगा, प्लीज टेल मी, डॉलर्स में या रुपीस में? डॉलर्स में ना? ओके, तो एडजस्टमेंट भी डॉलर्स में होगी। वो यहाँ से $1 देगा, यहाँ से उसको 75 रुपए के शेयर्स मिलेंगे, ऐसी होगा ना? तो इसमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट होती है उसमें, फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट, ओके, मतलब फॉरेन करेंसी की एडजस्टमेंट होती है। ओके, क्लियर है? ओके, इसके बाद होता है FII, राइट। FII सुने आपने? FII, देखो इसमें से ना 90% चीजें आपको यूज नहीं होंगी, 90% चीजें यू आर नॉट गोइंग टू यूज फॉर लाइफ। मैंने भी यूज नहीं की, मुझे प्रोविजंस पता है, राइट। रेयरली आपके पास कोई ऐसा ऐसा कोई केस आ सकता है, राइट। लेकिन आपको फिर भी केस, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसका PDF दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। ओके, FII को जानता है? व्हाट इज FII? FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर नहीं बोलते, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। देखो नाम से क्या लग रहा है, कोई फॉरेन फॉरेन कंपनी का कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं उसको। यानी कि जैसे इन्वेस्टमेंट, और जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड भी एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं इसको, राइट। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या, इन्वेस्ट करना, राइट। अगर फॉरेन का कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, राइट। अच्छा, आप लोगों ने सुना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में? सुना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो हम लोग करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के बाहर से लोग इंडिया के अंदर करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों चाहती है कि लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें? प्लीज टेल मी। शेयर बाय करते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने दुर्ग। FDI भी बोलते हैं उसको, फॉरेन, क्या बोलते हैं FDI की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन, आई डोंट रिमेम्बर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बोला आपने, फॉरेन करेंसी के लिए। यस, गवर्नमेंट प्रमोट करती है फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को, राइट। अब देखो इसमें क्या है, ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर, राइट। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी मुद्रा, यस विदेशी मुद्रा। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो शेयर्स सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, उसके ऊपर कैपिटल गेन हुआ, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मान लो इंडियन कंपनी आपको डिविडेंड देती है, राइट। इंडियन कंपनी आपको डिविडेंड देती है, प्रॉफिट देती है, अपने अपने प्रॉफिट में से आपको एक पार्ट देती है डिविडेंड, राइट। आपके लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, आपके लिए टैक्सेबल होगा, होगा, राइट। 2021 में टैक्सेबल होगा आपके लिए, इससे पहले नहीं था। पता है आपको क्यों नहीं था, पता है आपको क्यों नहीं था? देखो आप एक बात सोच के देखो, एक कंपनी है, मान लो रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है। आप मुझे बताओ इस कंपनी का ऑनर कौन है, हु इज द ऑनर ऑफ दिस कंपनी? नो, ही इज नॉट द ऑनर, मुकेश अंबानी इज नॉट द ऑनर, नॉट अनिल अंबानी, डायरेक्टर्स आर नेवर, नो नॉट धीरू भाई, वो तो जिंदा ही नहीं है, ऑनर नहीं है, ऑनर है शेयर होल्डर्स। इस कंपनी के जिन्होंने शेयर परचेज किए हुए ना, शेयर होल्डर्स आर द ऑनर, राइट। अब मान लो अनिल अंबानी के पास या मुकेश अंबानी के पास इस कंपनी के 30% शेयर हैं, तो ही दे आर द 30% ऑनर, दे आर द 30% ऑनर ऑफ द कंपनी, राइट। और बाकी 70% बाकी शेयर होल्डर्स के पास हैं, तो वो कौन है, दे आर ऑल्सो ऑनर, 70% ऑनर बाकी शेयर होल्डर्स हैं। ओके, इज दैट क्लियर, क्लियर है आपको, क्लियर है? अब पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता था, राइट, कंपनी को प्रॉफिट होता था, कंपनी को प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना होता था कि नहीं होता था, प्लीज टेल मी, कंपनी के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगता है आपको पता है? 30%, है ना। कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर कंपनी ने क्या पे किया, 30% टैक्स पे किया, राइट। दूसरा, जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको एक और टैक्स पे करना पड़ता था, डीडीटी। डीडीटी का मतलब होता था डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, राइट। यस, डिसीजन शेयर होल्डर से लेते हैं, राइट। 70% जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, मेजोरिटी होगी ना उनकी, ओके। अच्छा अब एक बात बताओ, 30% 30% पे कर दिया हमने इनकम टैक्स कंपनी ने, राइट। और 10% मान लो पे कर दिया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ओके। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कितना कम हो जाता था। अब कंपनी जब डिविडेंड देगी, अगर इस डिविडेंड के ऊपर जो इतने सारे टैक्स पे करके आया हमारे पास, प्रॉफिट में से 30% तो टैक्स ही कट गया, फिर 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लग गया, और उसके बाद फिर डिविडेंड पे फिर शेयर होल्डर फिर से टैक्स पे करेगा, तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, यस और नो, ज्यादा टैक्स हो जाएगा ना। तो पहले डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता था, अब इसको हटा दिया गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया। अब क्या लगता है, सिर्फ ये डिविडेंड जो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, क्लियर है, क्लियर है।
कंपनी की लायबिलिटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया उसने, राइट। उसके बाद फ्रॉम सेल ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, राइट। यहाँ पर क्या था, लिस्टेड सिक्योरिटीज था, यहाँ पर क्या लिखे हुआ, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, राइट। और बॉन्ड्स और जीडीआर, राइट, रेफर्ड इन सेक्शन 115 AC इसी साल से एप्लीकेबल हो रहा है, इसी डिविडेंड इनकम के ऊपर 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है, यानी 21-22 से, ओके। यहाँ पर लिस्टेड सिक्योरिटीज था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, ओके। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A, राइट। अब देखो ऊपर वाले में क्या था, इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ लिखा हुआ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 111A 115, और यहाँ पर क्या लिखा 112, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था, ओके। सॉरी, यहाँ पर क्या था, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये 112A यहाँ पर जो लिखा हुआ इसमें आपको हो रहा है क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ, नेक्स्ट ईयर की रिटर्न में होगा, ओके। क्लियर ये वाला पॉइंट। यहाँ पर क्या था, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपको 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट, फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट, मतलब कोई फॉरेन एसेट को आप सेल कर रहे हो जो अपने डॉलर्स में परचेज की थी, राइट। तो आपको यहाँ पर उस कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम, यानी कि इन सभी को छोड़ के अगर कोई और एसेट है, राइट, जैसे कि कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट कोई कार है, आपकी मशीनरी है, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। उसके बाद लिखा अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डीम्ड मतलब माना जाना, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कैपिटल गेन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन? सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू योर कैपिटल गेन, ऐसे निकालते हैं ना, प्लीज टेल मी, है ना। अब मान लो आपने सेल किया ही नहीं, देयर इज नो सेल, आपने सेल ही नहीं किया, फिर भी उसको मान लिया गया कैपिटल गेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीम्ड कैपिटल गेन। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब आपने सेल भी ना किया हो तो भी कैपिटल गेन हो जाए, प्लीज टेल मी। आपने सेल नहीं किया फिर भी कैपिटल गेन हो जाए, इज इट पॉसिबल और नॉट, प्लीज टेल मी। नॉट शेयर, शेयर भी तो सेल करते हैं ना, नॉट रेंट, रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी होता है या फिर अदर सोर्सेज है। बताओ श्याम कैसे पॉसिबल है, आपने प्रॉपर्टी सेल नहीं की फिर भी कैपिटल गेन हो गया आपको, नॉट गिफ्ट, गिफ्ट तो वैसे भी टैक्स फ्री होता है। कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, गिफ्ट अदर सोर्सेज में होता है, अगर टैक्सेबल भी होता है तो अदर सोर्सेज में होता है, कैपिटल गेन कब होता है? श्याम बताओ हाउ इट इज पॉसिबल, प्लीज टेल मी। वैल्यू बढ़ने पर नहीं, सेल करा हमने, हमेशा सेल होगी तभी तो कैपिटल गेन होगा। इफ यू वैल्यू बढ़ने पर तो आपको हर बार टैक्स पे करना पड़ जाएगा फिर, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक बिल्डिंग है आपकी, ओके, आपने इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। कितने लोगों ने मूवी मूवी देखी है, परेश रावल वाली जो मूवी थी, वो गॉड वाली मूवी थी ना, क्या नाम था उसका, ओ माय गॉड, राइट, ओ माय गॉड ही थी। आपको याद है उसमें उसने इंश्योरेंस करवा रखा होता है ना।
एक्ट ऑफ जीएसटी नहीं, एक्ट ऑफ गॉड था, एक्ट ऑफ गॉड, राइट। अब मान लो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये जो बिल्डिंग है डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट, बिल्डिंग गिर जाए, टूट जाए। अब ये इंश्योरेंस कंपनी वाले इसका पैसा दे देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले इसका पैसा दे देते हैं मान लो, ओके। तो ये जो पैसा है उसी को क्या मान लिया जाएगा, सेल्स कंसिडरेशन। सेल तो नहीं किया आपने, यस और नो, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीम्ड कैपिटल गेन। और वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। हो सकता है आपने अभी अभी प्रॉपर्टी परचेज की हो और अभी डिस्ट्रॉय हो जाए, ओके, क्लियर। पास थ्रू इनकम लॉस इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, पास थ्रू इनकम हो सकती है, पीटीआई हो सकता है, तो पीटीएल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्लीज टेल मी। अगर पास थ्रू इनकम हो सकती है, हो सकता है ना, तो इसमें वही लिखा हुआ है। मान लो अपनी कैपिटल एसेट बेची, मतलब बिजनेस ट्रस्ट ने कैपिटल एसेट बेची और आपको लॉस हो गया, तो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो लॉस भी ट्रांसफर होगा ना आपको, ओके। तो पास थ्रू इनकम या पास थ्रू लॉस वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा, ओके। एंड इसके बाद आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग टुडेज सेशन। आज का सेशन कैसा लग रहा है आपको, इंटरेस्टिंग, प्लीज टेल मी, इज इट इंटरेस्टिंग। नई चीजें सीखने को मिल रही है ना, राइट, मैनी न्यू थिंग्स यू आर लर्निंग, राइट। जब मैं ये सब चीजें देख रहा था तो मुझे भी बहुत मजा आता था, राइट। So in the future, I am planning to give you some session on Companies Act. Companies, yeah, it is not difficult, right? जो चीज आपको समझ में आ जाती है ना वो बाद में, क्योंकि अभी तो इसमें हम कुछ ट्रांजेक्शन्स कर भी नहीं रहे। I am going to take a session on, I am going to take a session on Companies Act. Okay, Companies Act कितने लोग जानना चाहते हैं, Companies Act कितने लोग सीखना चाहते हैं। आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी एंड कंपनीज एक्ट जो है वो हमारा बेस्ट पार्ट होता है, राइट। आई विल बी टेकिंग सम सेशन ताकि आपकी जनरल नॉलेज और वो आपकी नॉलेज बहुत काम भी आती है आप लोगों को, राइट। और मैं आपको इसलिए भी सिखाना चाहता हूँ कि अगर कंपनीज की नॉलेज होगी तो यू कैन गेट वर्क ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, जिनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इनकॉर्पोरेट करानी है, 1% कंपनीज इनकॉर्पोरेट करानी है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करानी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। अगर आपको ये काम निकालना आ जाए मार्केट से तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल और नॉट, प्लीज टेल मी, इट विल बी हेल्पफुल और नॉट। सीए का रिक्वायरमेंट रहता है, आई नो। सीए के तो एक सीए की नहीं सीएस के भी साइन चल जाता है, आई एम ए सीएस, डोंट वरी, राइट, ओके। ये वो काम है जिसमें हमारे साइन चाहिए होते हैं, सीए के साइन की जरूरत नहीं है, सीएस के साइन से भी चल जाता है, ओके। सो आई वांट कि आपको हर तरीके का काम आए, हर तरीके का काम आप सीख सकें। आप सिर्फ टेक्स्ट में काम ना करें, यू शुड वर्क इन ए प्रोफेशनल एजेंसी, आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज वाली एजेंसी होनी चाहिए, right, we'll be training you about that. In amount of short term long term capital gains included in the above item but not chargeable to tax as per DTAA. मैंने आपको DT, how can we sign, आप नहीं साइन कर सकते, उसके लिए आपको वो क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल से साइन कराने पड़ते हैं। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट वीक में होगा सर। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, देयर इज ए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल टू नो। अभी ना सिर्फ हम लोग ITR 2 ही कर पाएंगे, ITR 2 ही कर पाएंगे प्रैक्टिकली, मैं बोल रहा हूँ, राइट। ITR 3 जो है ना हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूटिलिटी में अभी ITR 3 है नहीं, राइट, ओनली ITR 2 इज अवेलेबल। तो ITR 3 हम लोग करेंगे, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीक में करें हम लोग। लेकिन ITR 3 का ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन का सेशन रहेगा, ओके, मैक्सिमम, ओके। यू पीपल विल बी एबल टू डू दैट। तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई विल बी टेलिंग यू थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दैट, राइट, ताकि 2 दिन का जो काम है ना हमारा हो जाए इसी में।
ITR 3 का जो 2 दिन का काम है वो हो जाए, उससे पहले ही कर लेंगे। 1 दिन का जो प्रैक्टिकल का रह जाएगा, दैट वी विल बी डूइंग व्हेन द एक्चुअल फॉर्म विल कम, यूटिलिटी जब आ जाएगी उसकी, only then we'll be able to do. I hope this makes it clear, right? आप समझ पा रहे होंगे इस बात को? ओके तो हम लोग सिर्फ 1 दिन का सेशन जो प्रैक्टिकली हमें करना होगा ITR 3 के अंदर, सिर्फ उस पार्ट को हम लोग छोड़ के बाकी सब कुछ कर लेंगे। ओके सो DTAA मैंने आपको बताया था। व्हाट इज DTAA? प्लीज टेल मी व्हाट इज DTAA? DTAA is double taxation avoidance agreement, right? Double taxation avoidance agreement. Okay. अब ये होता क्या है, आप मान लो इंडिया में रहते हो, आप इंडिया के बाहर जाके मान लो यूएसए में जाके काम करते हो, राइट? आप इंडिया के बाहर जाते हो, यूएसए में जाके काम करते हो, राइट? अब इंडिया मतलब यूएसए में आपने कोई इनकम अर्न की, या फिर मान लो आप इंडिया में ही रहते हो, यूएसए में आपको कोई बिजनेस है, आप यूएसए में टैक्स दोगे कि नहीं दोगे? प्लीज टेल मी। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप बिजनेस कर रहे हो, रहते इंडिया में हो, लेकिन यूएसए में आपका बिजनेस है, तो यूएसए में आपको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। अब वही इनकम, ये बिजनेस इनकम आप इंडिया के अंदर लेके आते हो, तब इंडियन गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स मांगेगी, बोलेगी पैसा आ रहा है, बताओ कहाँ से आ रहा है, टैक्स दो। मांगेगी नहीं मांगेगी? इंडियन गवर्नमेंट को भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, राइट? तो होता क्या है कि कंट्रीज के बीच में ना, कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम बोलते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट? ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, एज पर दिस एग्रीमेंट अगर एक जगह टैक्स लग जाता है तो दूसरी जगह नहीं लगता, राइट? या फिर अगर यहाँ लग गया तो इंडियन गवर्नमेंट उस इनकम को बाकी इनकम में से माइनस कर देगी, जो बाकी इनकम है फॉरेन इनकम के अलावा जिसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी पेड है, उसको छोड़ के बाकी इनकम पे टैक्स लगा देगी। ओके तो इसमें वही लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म, मान लो कोई फॉरेन एसेट है, इंडिया के बाहर यूएसए की कोई एसेट थी, कोई प्रॉपर्टी थी या कोई शेयर था, फॉरेन कंपनी के शेयर्स थे, उसके ऊपर आपने यूएसए में टैक्स दे दिया, कैपिटल गेन टैक्स आप पे कर चुके हो। अब वो पैसा आप इंडिया के अंदर लेके आ रहे हो तो दोबारा टैक्स नहीं पे करोगे, क्योंकि DTAA एज पर DTAA आपको उसके ऊपर इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, राइट? देखो इसमें लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडेड इन द अबव आइटम्स, मतलब ऊपर हमने बहुत सारे ऐसे केसेस किए जिसमें फॉरेन एसेट्स के बारे में लिखा हुआ था, राइट? मतलब ऊपर वाली एसेट्स की डिटेल तो आपने दे दी, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना था। ओके टैक्स पे नहीं करना था, सिर्फ आपने डिटेल्स दी थी वहां पर। ओके बट नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, इंडिया में वो टैक्सेबल नहीं है एज पर DTAA। ओके आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। यहाँ भी डिटेल देनी पड़ेगी, राइट? बिना मोबाइल ना के पासवर्ड रीसेट का कोई उपाय है? देखो नेट बैंकिंग से हो सकता है, नेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से रीसेट हो सकता है, लेकिन यस DSC से भी हो सकता है, डिजिटल सिग्नेचर से। डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर हमारा एक सेशन रहता है, आई विल बी टेकिंग दैट सेशन, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि डिजिटल सिग्नेचर से आप कैसे कर सकते हैं। नहीं तो आप जिससे डिजिटल सिग्नेचर बनवाएंगे ना, उसी को आप बोल देंगे, वही रीसेट कर देगा आप। ओके हम लोग करेंगे एक सेशन, अब जो कमिंग वीक है उसमें हम लोग फेसबुक मार्केटिंग करने वाले हैं, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम लोग कुछ और स्पेशल सेशन लेंगे। एक सेशन हमने लेना है उसके ऊपर DSC से कैसे ठीक है, ठीक है? DSC से बेटर रहता है हमेशा, राइट? सो आई विल बी हेल्पिंग यू। Services provided in foreign through freelancing from Indian, okay, and payment received in dollar, which will ITR fill? Okay, देखो अगर इंडिया के बाहर लग गया है उसके ऊपर टैक्स, तो ये फ्रीलांसिंग का मतलब होता है बिजनेस, तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। ITR 3 मुझे मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाता, आई डोंट टीच डिजिटल मार्केटिंग,
लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल सिखाता हूँ, DMP। आई डोंट टीच डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अपने आप में बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, राइट। आई एम नॉट ए डिजिटल मार्केटर, बट आई एम ए डिजिटल मार्केटर फॉर प्रोफेशनल्स। मैं आपको प्रोफेशनल अपने काम के लिए, हमारे काम के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होती है वो सिखाता हूँ। ओके, यू आर माय आइडियल टेक्स्ट गुरु, होल्ड हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यू सीम लाइक। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ऑलराइट, यस, फॉरेन इनकम के लिए ITR 2 फाइल नहीं होती सर, ITR 3 भी फाइल हो सकती है। ओके, फॉरेन इनकम के लिए ITR 3 भी फाइल हो सकती है, लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको ITR 3 तो फाइल करनी पड़ेगी ना। While ITR 2 and 3 of the customers, whether we need to download desktop utility, yes, नहीं, सभी कस्टमर के लिए नहीं, एक ही बार करनी है आपको डाउनलोड। आपको मैंने अभी दिखाया था, जब हम लोग इस यूटिलिटी को ऑन करते हैं तो हमारे से सबसे पहले वो पैन नंबर ही पूछता है, राइट। तो आपको हर क्लाइंट के लिए अलग से यूटिलिटी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज लाइक अ सॉफ्टवेयर टू यू, ये आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर पहले परचेज करना पड़ता है, दिस इज अ कॉमन यूटिलिटी, राइट। मतलब अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है ना, पहले आपको वो सरल कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता था, अब तो सॉफ्टवेयर ही आपको फ्री में मिल गया, समझ लो। ITR 1 to 4 फाइल करने का आपको सॉफ्टवेयर मिल गया फ्री में। ओके, लेकिन इसमें आप कस्टमर के डिटेल्स मेंटेन करके नहीं रख सकते। सॉफ्टवेयर में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि वहां पर आप डिटेल्स मेंटेन करके रख सकते हो, राइट। लेट अस कंप्लीट वन मोर कॉन्सेप्ट। हाँ, पास थ्रू इनकम के बारे में आपको बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन यू कि पास थ्रू इनकम कैसे होती है, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं अगर आपके पास आ जाती है तो। कंपटीशन नहीं होगा, किसका कंपटीशन की बात कर रहे हो, किसके कंपटीशन की बात कर रहे हो? हाँ, इसमें कंपटीशन नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉफ्टवेयर में कंपटीशन ऑटोमेटिकली बन जाता था, लेकिन आपको तो कंपटीशन बनाना आता है ना, आप तो एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं। कंपटीशन आप वैसे ही बना सकते हैं, यू पीपल नो, हमारे तो सेशंस है ना, उस सेशन हुए उसके ऊपर। ओके, अच्छा, अब हम लोग एक, या नाउ वी आर डूइंग कैपिटल गेन की, हम लोग इसमें करके देखते हैं कि कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, राइट। हम लोग अगले 5 से 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, राइट। इसको हम लोग क्लिक करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें लैंड या बिल्डिंग सेल करने पर प्रॉफिट हो, इसको करते हैं कंटिन्यू। अभी आपसे पूछ रहे हैं लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इसमें आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स करेंगे। आपसे देखिए एक एक चीज पूछेगा, ऑटोमेटिकली आपके अपने आप रिटर्न फाइल कर देगा। देखिए बहुत इजी हो जाते हैं यहाँ पर। आपसे पूछ रहे डेट ऑफ परचेज क्या थी, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको कितने साल के बाद होगा, 3 साल के बाद होगा ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो डेट ऑफ परचेज है, इसको हम लोग ले लेते हैं 2016, 2016 में ले लिया हमने, ओके। 2016 मार्च, और यहाँ पर हमने ले लिया 1 मार्च 2016, राइट। 1 मार्च 2016 में हमने ले लिया, और यहाँ पर हमने मान लो 15 मार्च 2021 में इसको सेल कर दिया, 15 मार्च, क्योंकि 15 मार्च 2021 से पहले ही सेल होगा, तभी आप इस साल की रिटर्न पे डालोगे, राइट, प्रीवियस ईयर, ओके। अब कैलकुलेट करके बताएगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, 60 months and 14 days, since period of holding is more than 24 months, this is taxable under long term capital gain, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जा रहा है इसको, राइट। इसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं ऐड, ओके। अभी आपसे पूछ रहे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 50 लाख, ओके, 50 लाख, ओके। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर वैल्यूएशन अथॉरिटी, वैल्यूएशन अथॉरिटी के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, मान लो 45 लाख, 45 लाख है, या हम इसको बढ़ा देते हैं, राइट। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख लिया है, तो मैंने आपको बताया था ना 5% का डिफरेंस हो सकता है, ओके।
5.10 यानी कि 10% का डिफरेंस हो सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट लुक एट दिस। क्या आप ये देख पा रहे हो? ये अब देखो मैं आपको बताता हूँ, श्याम अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या लिखा है? 1.10%। 1.10 का मतलब क्या हुआ? 10% हुआ ना। ओके, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे निकालना है। बता रहा हूँ, मुझे एक मिनट प्लीज वेट कीजिए। देखो अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो बताने वाला हूँ। मान लो आपने जो प्रॉपर्टी बेची वो बेची 50 लाख रुपए की, राइट। सर्कल रेट याद है आपको? सर्कल रेट, सर्कल रेट याद है? यस। सर्कल रेट क्या होता है? जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो वैल्यू लगाती है, मतलब गवर्नमेंट स्टैम्प, जहां पर आप स्टैंपिंग करवाते हो या रजिस्ट्रेशन कराते हो डिपार्टमेंट में, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बोलते हैं उसको। सर्कल रेट गवर्नमेंट वैल्यू, राइट। अब गवर्नमेंट वैल्यू इसकी मान लो है 55 लाख रुपए, राइट। तो कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग? प्लीज टेल मी। अगर गवर्नमेंट वैल्यू 55 लाख है और हमने सेल किया उसको 50 लाख में, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? क्या हम लोग 50 लाख नहीं ले सकते? प्लीज टेल मी। क्या हम लोग 50 लाख नहीं ले सकते? दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं दोनों में से कोई भी? क्योंकि 10% का डिफरेंस चल जाता है। 10% का डिफरेंस चल जाता है। अगर यहां पर होता 60 लाख, गवर्नमेंट के हिसाब से वैल्यू होती है इसकी 60 लाख, तो आपको कौन सा लेना पड़ता? 60 लाख लेना पड़ता। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? इसमें देखो वही लिखा हुआ है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अडॉप्टेड एज पर सेक्शन 50C। सेक्शन 50C के हिसाब से फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन इन केस A2 does not exceed 1.10 times, right, it's 10%। मनीष, मैंने गलती से आपको 5% बोला था, right। take this figure as AI और take A2, A1 और A2, right। अब इसको देख लेते हैं एक बार, इसको यहाँ पर डाल के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 50 लाख रुपए का हमने सेल किया और गवर्नमेंट की वैल्यू थी मान लो 60 लाख रुपए, तो कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? 60 लाख। तो इसमें ऑटोमेटिकली ले लेगा 60 लाख। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लूं 52 लाख, यानी कि गवर्नमेंट की वैल्यू और हमारी वैल्यू में 2% का, मतलब कितने परसेंट का फर्क हो गया यहाँ पर? अगर 2 लाख है तो कितना परसेंट हो गया? 4%, है ना। 4% का डिफरेंस चल जाएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है? 50 लाख आ रही है। इसको मैं 55 लाख भी कर दूंगा तो भी कितना आएगा? 50 लाख ही आएगा, राइट। लेकिन जैसे मैं इसको 55 लाख से यानी 10% से ज्यादा कर देता हूँ, इसको 56 लाख कर देता हूँ, तो क्या ले लेगा यहाँ पर? 56 लाख ले लेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लो 11,50,000 रुपए का हमने इसको परचेज किया था, सब कुछ इंक्लूड है। 10 लाख का परचेज, 50,000 रुपए कमीशन, 1 लाख रुपए रजिस्ट्री, राइट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये आ गया। अच्छा देखो यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन करना ही नहीं पड़ा, इंडेक्सेशन इसने खुद कर दिया, है ना। इज दैट क्लियर टू यू? इंडेक्सेशन, ओके, क्योंकि हमने 5 साल के अंदर बेच दिया तो इंडेक्सेशन इसमें ऑटोमेटिकली हो गया। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन। अब देखो इंडेक्सेशन की वैल्यू, यहाँ पर इंप्रूवमेंट की वैल्यू आप नहीं डाल सकते, इसके लिए आपको ये वाला टेबल फिल करना पड़ेगा। ओके, इस पे क्लिक करो। विनीत, हमने जो लास्ट वाला एग्जांपल किया था ना, जो हमने पिछले सेशंस में एग्जांपल किया था, वही लिया मैंने यहाँ पर। ओके, पिछले एग्जांपल्स थे हमारे, उसमें हमने इसको यही वाला एग्जांपल लिया था। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मान लो आपने 10 लाख रुपए खर्च किए। ओके, कब खर्च किए यहाँ पर वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, मान लो आपने इंडेक्सेशन हाइलाइट्स नहीं हो रहा, ये हो तो रहे हाईलाइट, 13,62,795 रुपए आ गया इसका। 11,50,000 का आपने परचेज किया था। 100 ईयर बैक्स का कर नहीं सकता ना, 2001-2 से इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल है ना।
अभी करते हैं अमित, प्लीज वेट। 55 लाख हमने करके देखा तो था, अगर आप 55 लाख करते हो इसको, 50 लाख ही लेगा, 10% तक का डिफरेंस चल जाता है। ओके सो अब देखो हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं, हम डेट ले लेते हैं 3 साल पुरानी। ओके लेट्स गो बैक। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, लेट्स टेक इट, हमने कब लिया था, 2016 में परचेज किया था ना, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 2000 कितना हो जाएगा, कमिंग, हम लोग 2017 ले लेते हैं। ओके सॉरी 2017, 1 सितंबर 2017, राइट, 1 सितंबर। देखो 10 लाख रुपए हमने खर्च किया था। ओके कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट थी 10 लाख, और 4 साल की इंडेक्सेशन इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी, 11,06,617 ऑटोमेटिकली आ गया, यस और नो, है ना। ओके तो ये ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पर। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, आपने कमीशन दिया एट द टाइम ऑफ सेल, मान लो 1 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए आपने कमीशन दिया। ओके तो 2.5 लाख रुपए और माइनस हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया यहाँ पर। देखो बैलेंस कितना आ गया, 22,80,588। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद डिडक्शंस भी हैं, ये सारी डिडक्शंस हमने की थी, 54, 54B, 54EC, 54F, 54GB, राइट, इसको ऐड कर लेते हैं। ओके सिलेक्ट एन ऑप्शन, सेक्शन 54 ले लेते हैं, रेजिडेंशियल हाउस बेचा, रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया, मान लो हमने रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया 25 लाख रुपए का। ओके तो 25 लाख रुपए की डिडक्शन मिल गई हमें। ओके सो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 0। देख पा रहे हो आप लोग, कोई प्रूफ नहीं लगता अमित, कोई प्रूफ नहीं लगता, बस आपके पास अगर मान लो कभी कोई नोटिस आ जाते तो आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए उसका। मान लो आपने सीमेंट परचेज किया या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया, तो उसका कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये इस सोच के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो कि कल को आपको जरूरत पड़ सकती है, राइट, यू शुड हैव अ जस्टिफिकेशन। ऑलराइट अब मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हमने 10 लाख रुपए की, अनदर वी परचेज ए प्रॉपर्टी ऑफ 10 लाख रुपीज, तो देखो प्रॉफिट कितना शो कर रहा है, 12,80,588। ओके ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी, नेम ऑफ द बायर, और उसके बाद आपको पैन ऑफ द बायर देना पड़ेगा, आधार ऑफ द बायर देना पड़ेगा, परसेंटेज शेयर, मतलब जो बायर है उसका परसेंटेज ऑफ शेयर कितना है, यहाँ पर आपको बायर की डिटेल देनी है, राइट। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लीज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके आधार ऑफ द बायर, अमाउंट, राइट, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टेट, पिन कोड, ये सब आपको देना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस काटने की। 50 लाख रुपए से ऊपर का अगर ट्रांसफर होता है तो बायर को भी टीडीएस काटना पड़ता है। ओके क्लियर है आपको यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, व्हाट इज योर होमवर्क, आपका होमवर्क क्या करना है। ओके आपको ये जो मैंने आपको बताया, ये जो ITA 2 के अंदर आपने किया, जो भी किया हमने, मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा कल तक। ओके लेकिन ये जो आज हमने किया, आपको ये लैंड और बिल्डिंग वाला ना कैपिटल गेन निकाल के देखना है। ओके आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है और इसको कैलकुलेट करके देखना है। ओके और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछेंगे। ओके परसेंटेज ऑफ शेयर मतलब ये कि जिसको आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, जिसको आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, उसने कितना, उसका शेयर कितना है, राइट। अगर मान लो एक से ज्यादा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, नेम ऑफ द बायर लिखा हुआ है। अगर मान लो एक से ज्यादा बायर है, दो लोगों ने एक साथ परचेज किया, राइट, एक का शेयर है 50%, तो यहाँ 50% लिख दोगे, फिर एक और ऐड कर दोगे, उसका भी 50% कर दोगे, है ना। सर डेस्कटॉप यूटिलिटी डाउनलोड नहीं हुआ, डाउनलोड हो जाएगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आपके लैपटॉप में हो जाएगा। ओके जावा अनेबल होना चाहिए, ट्राई कीजिए, आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन।
व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? आई थिंक 50 लाख होता है, लेट मी चेक, आई विल इन्फॉर्म यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितने कितने के बाद आपको करना पड़ता है। सर 36 मंथ होना चाहिए, 24 मंथ, इसमें 24 मंथ शो कर रहा था यूटिलिटी में, राइट? इट शुड बी 36 मंथ्स, बट आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली, जो भी है ना, मैं आपको दोनों प्रोविजन चेक करके बता दूंगा कि 24 मंथ्स है, यूटिलिटी में 24 क्यों आ रहा है। ओके, इट शुड बी 36 मंथ्स। डिविडेंड इनकम फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, 21-22। फाइल डाउनलोड हो रही है तो उस पर डबल क्लिक करो ना, आपकी वो जिप फाइल होगी, जिप फाइल डाउनलोड हो रही होगी आपकी नितिन पर, मैंने करके दिखाया था। और अगर फिर भी नहीं आता, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हो, हमारा एक, मैंने ऑफलाइन यूटिलिटी वाला वीडियो डाला हुआ है, मैंने ग्रुप में लिंक भी शेयर किया आप लोगों को। ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कैसे करनी है, उसको रिटर्न कैसे फाइल होगी, मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो लोड किया हुआ है, आप उससे चेक कर सकते हो कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ऑफलाइन यूटिलिटी से रिटर्न फाइल करनी है। जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था ITR 2 वाला, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी आपको, आप देख सकते हैं ITR 2 जब हमने फर्स्ट डे किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था, राइट? आई वॉन्ट टू टेक ए सेशन टुमारो, मैं कल संडे का सेशन लेना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कल मुझे आउट स्टेशन जाना पड़े, राइट? सो आई डोंट थिंक कि हम लोग कल सेशन रख पाएंगे। आई वांट टू टेक ए सेशन, लेकिन अगर हम लोग सेशन रखते हैं तो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू आफ्टर 12। कल मैं 12 बजे के बाद आफ्टरनून में आपको इन्फॉर्म करूंगा कि अगर सेशन रखेंगे तो हम लोग इवनिंग में रखेंगे 7 बजे के बाद, राइट? प्लीज वेट फॉर ए सेकेंड, प्लीज वेट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।